तो चलिए आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए कि दो दोस्त हैं और दोनों आज बिल्कुल एक जैसी स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। एक दोस्त रोज बाहर का जंक फूड खाता है। और दूसरा रोज सिर्फ 20 मिनट दौड़ता है। बिल्कुल। अब अगर हम कल सुबह उन्हें देखें तो उनके बीच कोई फर्क नहीं दिखेगा, है ना? हाँ। अगले हफ्ते भी कोई खास बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, एक दिन या एक हफ्ते में शरीर अचानक से नहीं बदलता। सही कहा। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर यही काम पूरे 5 साल तक दोहराया जाए तो वो एक छोटा सा रोजाना का चुनाव एक इंसान को अस्पताल पहुंचा सकता है और दूसरे को मैराथन की फिनिश लाइन पर। मतलब वो छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन इसी 1% के अदृश्य गणित को समझना है। हम जेम्स क्लियर की बहुत मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि बड़ी सफलता के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये एटॉमिक शब्द ही मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आमतौर पर परमाणु या एटम कहते ही दिमाग में किसी बहुत ही सूक्ष्म या छोटी चीज की तस्वीर बनती है। विज्ञान में भी एक परमाणु भले ही आकार में सबसे छोटा होता है, लेकिन देखिए वो असीमित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत भी होता है। अच्छा, तो यहाँ एटॉमिक का मतलब सिर्फ छोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम एटॉमिक हैबिट्स की बात करते हैं तो हम उन छोटे छोटे दैनिक आदतों की बात कर रहे हैं जो देखने में तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ, उनके भीतर एक इंसान की पूरी पहचान को बदलने की ऊर्जा छुपी होती है। ये एक ऐसा स्रोत है जो समय के साथ लगातार बढ़ता ही जाता है। तो चलिए अब इसे गहराई से समझते हैं। इस 1% के गणित को थोड़ा और खोलते हैं कि ये छोटी आदतें असल में काम कैसे करती हैं और समय के साथ इनका असर कई गुना कैसे बढ़ जाता है। इसे अक्सर कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि का नियम कहा जाता है। जैसे लोग इंटरनेट का ही उदाहरण ले लें। अक्सर कुछ लोग इंटरनेट पर हर दिन कुछ नया ज्ञान या जानकारी खोजते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं। हाँ। वहीं कुछ लोग उसी इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मजेदार वीडियो देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। और आज दोनों ही अपनी अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन 5 साल बाद दोनों की मानसिक क्षमता और जीवन को देखने के नजरिए में एक विशाल अंतर आ चुका होगा। बिल्कुल। गणित के हिसाब से देखें तो अगर कोई इंसान हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाता है, सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%, तो 1 साल यानी 365 दिनों के बाद वो इंसान लगभग 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। 37 गुना? बाप रे, तो बहुत बड़ा नंबर है ना? इसीलिए कहा जाता है कि समय अच्छी आदतों का सबसे अच्छा दोस्त है और बुरी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन। ये बात मुझे बिल्कुल हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम की तरह लगती है। जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ान भरता है। ठीक है। अगर पायलट शुरुआत में हवाई जहाज की दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल देता है, सिर्फ 1 डिग्री, तो क्या होगा? तो वो न्यूयॉर्क तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली। यात्रा के अंत में वो हवाई जहाज न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। शुरुआत का वो छोटा सा बदलाव अंत में एक बिल्कुल अलग शहर में पहुंचा देता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वो 1 डिग्री का बदलाव शुरुआत में पैसेंजर्स को महसूस भी नहीं होता। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलता कि दिशा बदल गई है। हम सभी अक्सर 5 साल बाद की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि मैं 5 साल बाद ये करूंगा, वो बन जाऊंगा। हाँ, सपने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि अगले 10 मिनट में हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो उस भविष्य को बेहतर बनाएगा। जो लोग ये 10 मिनट वाली सोच रखते हैं वही उन बड़ी योजनाओं को हकीकत में बदल पाते हैं। ये 10 मिनट वाली बात बहुत सही कही आपने। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। वो कैसे? मतलब अगर ये गणित इतना ही सीधा है और रोज खुद को 1% बेहतर बनाना इतना आसान है, तो फिर लोग इसे लगातार क्यों नहीं कर पाते? ये एक आम समस्या है। जनवरी में जो रेजोल्यूशंस या संकल्प लिए जाते हैं वो फरवरी आते आते टूट क्यों जाते हैं? जिम खाली क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में छिपा है। आदतें बदलना इसलिए इतना मुश्किल लगता है क्योंकि ज्यादातर समय लोग गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। गलत चीज मतलब क्या? मतलब उनका पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों या आउटकम्स पर केंद्रित होता है। अच्छा, सारा फोकस सिर्फ मंजिल पर होता है, रास्ते पर नहीं। हाँ, और जब फोकस सिर्फ नतीजों पर होता है तो निराशा बहुत जल्दी आती है। सच्चा और स्थायी बदलाव तब आता है जब एक इंसान अपनी पहचान बदलता है। ये
पहचान बदलने वाली बात थोड़ी भारी लग रही है, इसे थोड़ा आसान करेंगे? बिल्कुल। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब पहले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है। सुनने में ये सही लगता है, लेकिन असल में वो व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी सिगरेट पीने वाले इंसान की है। अच्छा, अब समझ आ रहा है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बस इतना कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे वाह, शब्दों का ये छोटा सा हेरफेर तो पूरी मानसिकता को ही बदल रहा है। बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान ही बदल दी है। वो खुद को अब सिगरेट पीने वाला मानता ही नहीं है। तो अगर परीक्षा का उदाहरण लें, अगर किसी को कोई बहुत मुश्किल परीक्षा पास करनी है तो सिर्फ उस परीक्षा का सपना देखते रहने से कुछ नहीं होगा। एकदम नहीं। परीक्षा पास करना सिर्फ एक नतीजा है। अगर सिलेबस को छोटे छोटे दैनिक लक्ष्यों में बांट लिया जाए और हर रोज उसे पूरा करने की आदत डाली जाए तो वो एक लगातार सीखने वाले विद्यार्थी की पहचान बन जाती है। बिल्कुल सही। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर मुझे भविष्य में एक किताब लिखनी है तो क्या मुझे आज ही ये सोचना चाहिए कि मैं एक लेखक हूं? हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैंने अभी तक एक पन्ना भी नहीं लिखा है और मैं खुद को लेखक मान लूं, क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा या किसी मुगालते में रहने जैसा नहीं है? मैं समझती हूँ कि ये झूठ जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन असल में ये झूठ बोलना नहीं है। ये अपनी नई पहचान के लिए सबूत इकट्ठा करना है। सबूत इकट्ठा करना मतलब? जैसे जब कोई रोज सुबह उठकर सिर्फ एक पैराग्राफ लिखता है तो वो खुद को इस नई पहचान का सबूत दे रहा होता है कि हाँ, मैं लिखता हूँ। अच्छा, हर रोज का काम एक सबूत है? हाँ, हर बार जब वो छोटा सा काम पूरा होता है तो उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डलता है, और जब बहुत सारे वोट इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा दिमाग उस नई पहचान पर विश्वास करने लगता है। पहचान के पक्ष में वोट डालना, ये तो अपने सोच को बदलने का एक बहुत ही स्पष्ट और नया तरीका है। तो पहचान बदलने की इस मानसिकता को समझने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हाँ, ये आदतें आखिर जन्म कैसे लेती हैं? मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार कोई भी आदत मुख्य रूप से 4 चरणों के एक लूप या चक्र से होकर गुजरती है। और वो 4 चरण कौन से हैं? संकेत यानी क्यू, इच्छा या क्रेविंग, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और अंत में इनाम यानी रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे किसी उदाहरण से समझें। जैसे मान लीजिए कोई किसी कॉफी शॉप के पास से गुजर रहा है और उसे ताजी भुनी हुई कॉफी बीन्स की महक आती है, तो वो महक एक संकेत है। बिल्कुल। और उस संकेत को मिलते ही दिमाग में एक बदलाव आता है। जब कोई संकेत मिलता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। डोपामीन, वही जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये डोपामाइन सिर्फ कॉफी पीने के बाद यानी इनाम मिलने पर रिलीज नहीं होता। तो कब होता है? ये इनाम की उम्मीद या इच्छा पैदा होने पर ही तेजी से बढ़ने लगता है। अच्छा, मतलब जब तलब उठती है तभी दिमाग हमें खुशी का एहसास देना शुरू कर देता है। हाँ, ताकि हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाएं। डोपामाइन का ये स्पाइक इंसान को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करता है। यानी वो व्यक्ति अंदर जाकर कॉफी खरीद लेता है। सही कहा। और अंत में जब वो कॉफी पीता है तो उसे जो शांति या ताजगी महसूस होती है वो उसका इनाम है। ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लूप की तरह है जो हमारे दिमाग में ऑटो पायलट मोड पे सेट हो गया है। एकदम सही। और ये लूप लगातार चलता रहता है। लेकिन एक बात बताइए, जो बुरी आदतें होती हैं वो भी तो इसी लूप पर चलती है ना? बिल्कुल, वो भी इसी तरह काम करती हैं। जैसे एक बर्गर खाने पर तुरंत अच्छा महसूस होता है, लेकिन लंबी अवधि में भविष्य में वे सिर्फ बीमारियां और परेशानियां ही लाती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारा दिमाग भविष्य के नुकसान को देखकर आज हमें रोक नहीं पाता? इसका जवाब हमारे विकासवाद या एवोल्यूशन में है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब पाषाण युग वाली बात? हाँ, हजारों साल पहले भविष्य की योजना बनाने का कोई मतलब नहीं था। आज का खाना मिल जाए, बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी वर्तमान के आराम को भविष्य के फायदे से ज्यादा चुनता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हमारा दिमाग इस ऑटो पायलट लूप पर चल रहा है और तुरंत मिलने वाले इनाम का भूखा है, तो इस लूप को हैक कैसे किया जाए? इसे तोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम हैं। ये नियम उसी 4 स्टेप लूप के हर एक चरण को हैक करते हैं। तो पहला नियम क्या है?
पहला नियम सीधे संकेत वाले चरण से जुड़ा है, इसे स्पष्ट बनाना या मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाना। लोग अक्सर कहते हैं कि यार मुझ में मोटिवेशन की बहुत कमी है, लेकिन असल में उनमें स्पष्टता की कमी होती है। जैसे अगर कोई बस ये कहता है कि मैं ज्यादा लिखूंगा, तो ये बहुत ही अस्पष्ट बात है। बिल्कुल, दिमाग को पता ही नहीं कि कब और कहाँ लिखना है। लेकिन अगर कोई ये तय करता है कि मैं रोज सुबह 7 बजे अपने स्टडी रूम में बैठकर 1 पेज लिखूंगा, तो यहाँ समय और स्थान दोनों स्पष्ट हैं। हाँ, और इस स्पष्टता के साथ साथ पर्यावरण या एनवायरनमेंट की भूमिका सबसे बड़ी होती है। पर्यावरण एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है। पर्यावरण कैसे? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी को गिटार बजाने की आदत डालनी है और उसने गिटार खरीदकर अलमारी के अंदर बंद कर दिया है। तो वो तो कभी नहीं बजेगा। बिल्कुल, वो आदत कभी नहीं बनेगी। गिटार को अलमारी से निकालकर कमरे के बीचों बीच एक स्टैंड पर रखना होगा, जहां वो बार बार नजर आए। यानी संकेत को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना होगा। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाना या मेक इट अट्रैक्टिव। ये नियम इच्छा या डोपामाइन वाले चरण को हैक करता है। ये कैसे काम करता है? इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी है। हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारा दिमाग हमेशा उस समूह का हिस्सा बनना चाहता है जिसमें वो रहता है। हाँ, हम सब में वो झुंड का हिस्सा बनने की चाहत होती है। तो अगर किसी के आसपास के सभी दोस्त रोज सुबह दौड़ने जाते, तो उसके लिए भी दौड़ने जाना एक आकर्षक और सामान्य बात हो जाएगी। यानी ऐसे लोगों के समूह में रहना चाहिए जहां वो आदत एकदम सामान्य हो, जिसे हम अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर, इसे आसान बनाना। यह प्रतिक्रिया वाले चरण के लिए है। आसान बनाना, यहीं पर वो मशहूर 2 मिनट का नियम आता है ना? हाँ, ये नियम न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। अच्छा, एमिगडाला क्या करता है? ये खतरे या बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम को देखकर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो जब कोई सोचता है कि मुझे आज 1 घंटे भारी जिम करना है, तो एमिगडाला इसे एक बहुत बड़े और थकाऊ काम के रूप में देखता है और वो टाल मटोल शुरू करवा देता है। तो इसका समाधान ये है कि शुरुआत ऐसी हो जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगे। बिल्कुल, जैसे सिर्फ अपने व्यायाम के जूते पहनना। बस इतना ही लक्ष्य रखें। या अगर मुझे ब्लॉग लिखना है, तो मैं 4-5 पोस्ट एक साथ लिखने की मत सोचूं, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर खोलकर एक वाक्य लिखूं। एकदम सही। जूते पहनना या एक वाक्य लिखना एमिगडाला को नहीं डराता। और भौतिकी का एक नियम है, जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। हाँ, मोमेंटम बन जाता है। एक बार जब कोई काम शुरू हो जाता है, तो उसे करते रहना बहुत आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल काम सिर्फ शुरुआत करना होता है। और अंत में चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है इसे संतुष्टिदायक बनाना या मेक इट सैटिस्फाइंग। ये इनाम वाले चरण से जुड़ा है। क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम का भूखा है, तो हमें अच्छी आदतों के लिए कुछ ऐसा बनाना होगा जो हमें तुरंत खुशी दे। हाँ, इसके लिए हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर का इस्तेमाल बहुत असरदार होता है। जब कोई रोज कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल टिक लगाता है, तो वो टिक लगाना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है। बिल्कुल, दिमाग को वो तुरंत मिलने वाला इनाम मिल जाता है। वो दृश्य प्रगति बहुत संतुष्टि देती है और अगले दिन उस काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें किसी दोस्त की मदद भी ली जा सकती है ना? हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत जरूरी है, यानी कोई ऐसा इंसान जो आपकी प्रगति पर नजर रखे। इससे एक सामाजिक दबाव बनता है जो काम पूरा करने में मदद करता है। तो इस सब का असल मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने दिमाग से लड़ने या उसके आलसीपन को कोसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसी आलसीपन को अपना हथियार बनाना होगा। उसे इतने आसान और मजेदार रास्ते देने होंगे जो अंततः हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाएं। दिमाग के प्राकृतिक झुकाव को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन देखिए, सिक्का हमेशा 2 पहलू रखता है। हाँ, अच्छी आदतें बनाने के ये 4 नियम तो एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन उन पुरानी जिद्दी और बुरी आदतों का क्या जो हमारा कीमती समय लगातार बर्बाद कर रही हैं, उन्हें कैसे खत्म किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल रणनीति है जिसे इन्वर्जन लॉ कहते हैं। यानी नियमों को ठीक उल्टा कर देना। हाँ, जो 4 नियम हमने अच्छी आदतें बनाने के लिए सीखे, उन्हें बुरी आदतों के खिलाफ उल्टा इस्तेमाल करना है। तो अगर अच्छी आदत को स्पष्ट बनाना था, तो बुरी आदत के संकेतों को अदृश्य कर दें। ठीक, यही करना है। उसे अदृश्य बनाए, अनाकर्षक बनाए, मुश्किल बनाए और अंततः असंतोषजनक बनाए।
क्या इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकती हैं? जैसे आजकल सोशल मीडिया की बहुत बुरी लत होती है। बिल्कुल। अगर किसी को बार बार फोन चेक करने की लत है तो वो फोन से वो ऐप ही डिलीट कर दे। ऐप डिलीट कर दे। फिर तो अगर सोशल मीडिया देखना होगा तो ब्राउजर खोलकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, और यही तो मकसद है। उसने उस आदत को करना मुश्किल बना दिया। और जब कोई काम मुश्किल हो जाता है तो हमारा आलसी दिमाग उसे करने से कतराने लगता है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि यार बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए खुद पर। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अक्सर ये माना जाता है कि जिन लोगों में बहुत जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल या इच्छा शक्ति होती है वे हर पल खुद से लड़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान बताता है कि इच्छा शक्ति कोई असीमित बैटरी नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये दिन भर के तनाव और फैसलों के साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो अगर मुझे मीठा खाने की बहुत बुरी आदत है तो असली सेल्फ कंट्रोल ये नहीं है कि फ्रिज में ढेर सारी मिठाइयां रखी हैं और मैं उन्हें घूर घूर कर अपनी इच्छा शक्ति को आजमाऊं। नहीं, वो तो बेवकूफी होगी। असली सेल्फ कंट्रोल तो ये है कि मैं सुपरमार्केट से मिठाई खरीदकर घर लाऊं ही नहीं। एकदम सही। सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग असल में वो होते हैं जिन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सबसे कम करना पड़ता है। क्या बात है। ऐसे इसलिए क्योंकि वे अपना वातावरण ही ऐसा डिजाइन करते हैं जहां उन्हें लालच देने वाली चीजों का सामना ही न करना पड़े। वे समस्या को हल करने से ज्यादा समस्या से बचने पर ध्यान देते हैं। वातावरण बदलना ज्यादा व्यवहारिक है बजाय खुद से लड़ने के। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चुनौती आती है इस सफर में। वो क्या? मान लीजिए किसी ने सही वातावरण बना लिया और कोई अच्छी आदत भी अपना ली, वो रोज जिम जा रहा है या रोज कुछ पढ़ने पड़ रहा है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर मन नहीं करता। उस बोरियत से कैसे लड़ा जाए और लगातार कैसे आगे बढ़ा जाए? ये आपने बहुत जरूरी बात उठाई। सफलता के रास्ते में बोरियत एक बहुत बड़ा रोड़ा है। आपको पता है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है। असफलता नहीं है तो क्या है? बोरियत है। इंसान इसलिए काम नहीं छोड़ता क्योंकि वो हार गया है, बल्कि इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उस काम से बोर हो गया है। तो इससे निपटने का क्या तरीका है? मनोविज्ञान में इसके लिए गोल्डीलॉक्स नियम का उल्लेख किया गया है। गोल्डीलॉक्स? हाँ। ये नाम तो बच्चों की उस मशहूर कहानी से आता है ना, जहां दलिया न बहुत गर्म होना चाहिए और न बहुत ठंडा। हाँ, दलिया बिल्कुल सही होना चाहिए, जस्ट राइट। तो ये नियम हमारी आदतों पर कैसे लागू होता है? इंसान के काम करने की प्रेरणा तब सबसे ऊंचे स्तर पर होती है जब वो जो काम कर रहा है वो न तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो और न ही बहुत ज्यादा आसान हो। तो चुनौती कैसी होनी चाहिए? चुनौती का स्तर हमारी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर होना चाहिए। अगर काम बहुत आसान है तो जाहिर है बोरियत आएगी, और अगर काम बहुत मुश्किल है तो निराशा आएगी और इंसान हार मान लेगा। बिल्कुल। इसे एक वीडियो गेम के उदाहरण से समझना बहुत आसान है। जैसे अगर किसी गेम का पहला ही लेवल इतना मुश्किल है कि खिलाड़ी बार बार हार रहा है तो वो परेशान होकर गेम बंद कर देगा। हाँ, वहीं अगर गेम इतना आसान है कि बिना कुछ किए ही सारे लेवल पार हो रहे हैं तो उसे खेलते हुए नींद आने लगेगी। तो गोल्डीलॉक्स नियम बिल्कुल उस सही मीडियम लेवल की तरह है। हाँ, जहां जीतने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ता है लेकिन जीतने की पूरी संभावना भी होती है। हाँ, यही वो जोन है जो इंसान को लंबे समय तक किसी काम से बांधे रखता है। बहुत खूब। और इसी के साथ एक और सच्चाई भी जुड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन सी सच्चाई? प्रतिभा और आदत का संबंध। हम अक्सर सुनते हैं कि सिर्फ मेहनत से दुनिया में कुछ भी पाया जा सकता है। तो क्या ये सच नहीं है? ये एक अधूरा सच है। प्राकृतिक क्षमताएं भी बहुत मायने रखती हैं। यानी हर इंसान को अपनी खूबियों और अपनी नेचुरल टैलेंट के हिसाब से ही अपनी आदतें चुननी चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी को बचपन से ही शब्दों के साथ खेलना अच्छा लगता है, उसे पढ़ने का शौक है, तो वो मेहनत करके एक महान लेखक बनने का लक्ष्य रख सकता है। क्योंकि वो उसकी प्रकृति में है। लेकिन अगर किसी की आवाज अच्छी नहीं है, संगीत में उसकी कोई रुचि नहीं है और फिर भी वो सिर्फ किसी की देखा देखी महान गायक बनने के लिए रोज रियाज करने की आदत डालता है, तो ये तो ऊर्जा और समय दोनों की भारी बर्बादी होगी। हाँ, आदतें हमेशा उन चीजों में विकसित करनी चाहिए जिनमें आपकी प्राकृतिक रुचि हो। ऐसा करने से वो काम नहीं लगता बल्कि एक खेल जैसा लगने लगता है। अपनी जमीन पहचान कर उस पर इमारत खड़ी करना ही असली समझदारी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के सार को समेटें तो ये स्पष्ट है कि सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का गणित है।
और स्थायी बदलाव के लिए सिर्फ नतीजों पर फोकस मत कीजिए, अपनी पहचान को बदलने पर फोकस कीजिए। बिल्कुल। आदतों का जो 4 स्टेप लूप है, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम, उसे हैक करके उन 4 नियमों का इस्तेमाल करना होगा। अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टिदायक बनाना होगा। और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए इन्हीं नियमों को एकदम उल्टा करना होगा। और अंत में बोरियत से बचने के लिए गोल्डीलॉक्स नियम का सहारा लेकर सही स्तर की चुनौती चुननी होगी। ये पूरा विज्ञान यही साबित करता है कि जीवन की दिशा उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से तय होती है जिन पर अक्सर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। ये छोटी आदतें ही लंबे समय में हमारे भविष्य का निर्माण करती है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हो रहा है। क्या सवाल? आज हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे संकेत हमारी आदतों और अंततः हमारी पहचान को आकार देते हैं। लेकिन जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए। जब हम सुबह उठकर अपना फोन खोलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली एल्गोरिदम्स हमारे लिए हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले ले रहे हैं। ये बात तो है। कौन सा वीडियो देखना है, कौन सी खबर पढ़नी है, किस चीज पर गुस्सा आना चाहिए और किस चीज पर खुश होना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं मशीनें तय कर रही हैं। ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। अगर हमारी छोटी छोटी आदतें ही ये तय करती हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि उन आदतों के संकेत भेज कौन रहा है। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये छोटी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं, तो क्या हम इंसान अनजाने में अपनी पहचान बनाने का रिमोट कंट्रोल इन सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम्स को सौंपते जा रहे हैं? ये बहुत डरावना विचार है। जिस बड़े चमत्कार की उम्मीद में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो चमत्कार असल में रोज के उन छोटे फैसलों में छिपा है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी आदतों के ड्राइवर खुद बन रहे हैं या किसी एल्गोरिदम की पिछली सीट पर चुपचाप बैठे हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली चर्चा में।